मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी MSG राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। पूर्व में हम काव्य के रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं और काव्य के रूपों में दो प्रकार के काव्य रूप माने जाते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में हमने खंड काव्य और महाकाव्य का अध्ययन किया। अब हम मुक्तक काव्य के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो मुक्तक जो शब्द है, इस शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वह मुक्त शब्द में कन प्रत्यय के योग से हुई है। तो इस प्रकार यह मुक्तक शब्द बनता है और मुक्तक का अर्थ होता है जिसका अर्थ स्वयं अपने में पूर्ण हो। तो जो शब्द स्वयं अपने में पूर्ण होता है, अभिव्यक्ति करने में सफल होता है, अपने आप में स्वयं ही वह मुक्तक माना जाता है। दूसरा, इसकी जो व्युत्पत्ति है वह मुक्तक शब्द में मुक्त जो शब्द है उस शब्द में कन प्रत्यय जोड़ने से है, और मुक्त शब्द है वह मुच धातु है जिसका अर्थ है त्यागना, फेंकना, खोलना, उन्मुक्त करना आदि। प्राचीन साहित्य में मुक्तक शब्द का प्रयोग कई अर्थों में पाया जाता था। शब्दकोशकारों ने कविता के संबंध में मुक्तक शब्द का प्रयोग एक प्रकार का गद्य जिसमें समास का प्रयोग बहुत कम होता है के लिए किया है। लेकिन अब मुक्तक शब्द का जो अर्थ है वह स्वतंत्र, निरपेक्ष और फुटकर कविता के अर्थ में रूढ़ सा हो गया है। तो इस शब्द के अर्थ के साथ में एक लंबी परंपरा रही है मुक्तक के बारे में चिंतन करने की। तो प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है हमारा, उसमें मुक्तक के बारे में विचार किया गया है आचार्यों के द्वारा। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है मुक्तक शब्द वह अग्नि पुराणकार के अग्नि पुराण में मिलता है, और उन्होंने मुक्तक के बारे में लिखा है मुक्तकम श्लोको एक कश चमत्कार छम सताम, अर्थात सज्जनों को चमत्कृत करने वाला, अपने आप में पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाला श्लोक मुक्तक कहलाता है। तो सज्जनों को चमत्कृत करने वाला अर्थात मुक्तक में चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वह अपने आप में अर्थ को पूर्णतः व्यक्त करने वाला होता है। और एक श्लोक होता है, अग्नि पुराणकार ऐसा मानते हैं मुक्तक का स्वरूप। इससे आगे दंडी ने वाक्यांतर निरपेक्ष श्लोका को मुक्तक कहा है। उन्होंने क्या है कि वाक्यांतर निरपेक्ष, जो निरपेक्ष होता है, जिसमें किसी दूसरे वाक्यों की और आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप में जो पूर्ण श्लोक होता है वह मुक्तक माना जाता है। दंडी के बाद में आचार्य अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की टीका में और मुक्तक शब्द पर अपना मत व्यक्त किया है, और उन्होंने लिखा है कि पूर्वा पर निरपेक्षाप ही येन रस चर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम, अर्थात जो पूर्वा पर निरपेक्ष होने पर भी रसास्वादन कराने में समर्थ हो वह मुक्तक कहा जाता है। तो पूर्वापर का आशय यहाँ यही है कि उसके लिए ना तो बाद में किसी श्लोक की आवश्यकता होती है, ना पूर्व में किसी प्रसंग की आवश्यकता होती है, वह अपने आप में ही सक्षम होता है रस आस्वादन कराने के लिए, रस का उद्भव करने के लिए, पाठक के लिए, श्रोता के लिए आनंद प्रदान करने के लिए, काव्य रस का आनंद देने के लिए जो होता है वह मुक्तक होता है। दूसरी जगह पर अभिनवगुप्त ने कहा है कि तत्र मुक्तकेषु रसबंधाविनिवेशन कवे तदाश्रमय मौचित्यम, अर्थात मुक्तकों में भी रस की प्रतिष्ठा रहती है, उस रस के अनुकूल औचित्य का ध्यान कवि को मुक्तक में भी रखना पड़ता है। तो औचित्य के साथ में, औचित्य का ध्यान रखने के साथ में और कवि को मुक्तकों की रचना करनी होती है, और रस है वह मुक्तकों में भी पाया जाता है। जिस काव्य में पूर्वापर प्रसंग निरपेक्ष रसास्वादन कराने का सामर्थ्य होता है वही मुक्तक कहलाता है। अतः मुक्तक काव्य
उसे कह सकते हैं हम, जहाँ कथात्मक प्रबंध या विषयगत बहुत लंबे निबंध की योजना नहीं हो। अर्थात इसमें कोई कथा की ज़रूरत नहीं होती है मुक्तक में, और ना ही कोई निबंध की योजना होती है कि हम एक कथा लें और उस कथा को संधियों के आधार पर, कार्य अवस्थाओं के आधार पर बढ़ाएं, विकसित करें और फिर रस की स्थिति में पहुँचें। तो मुक्तक में ये सब अवस्थाएं और कार्य अवस्थाएं, संधियों की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें एक श्लोक होता है, वही रस आस्वादन कराने में संपूर्णतः समर्थ होता है। इसी में आगे हेमचंद्र ने और मुक्तक के बारे में कहा है कि अनिबद्धम मुक्तकादि, अर्थात जो अनिबद्ध हों वे मुक्तक आदि हैं। तो अनिबद्ध का आशय यहाँ यही है कि उनमें किसी कथा की या किसी बंधन की आवश्यकता नहीं होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, पूर्णतः निरपेक्ष होते हैं, वह मुक्तक कहलाते हैं। और प्रबंधहीन जो शब्द हैं, फुटकर जो शब्द हैं, वो सभी पद्यबद्ध होकर के मुक्तक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने दूसरा जो लिखा है वह लिखा है, एकेन छंदसा वाक्यार्थ समाप्तो मुक्तकम, एक ही छंद में पूर्ण होने वाली रचना मुक्तक कहलाती है। तो मुक्तक के लिए एक ही छंद माना जाता है, एक ही श्लोक माना है संस्कृत के आचार्यों ने कि एक श्लोक की जो रचना होती है वह मुक्तक कहलाती है। तो संस्कृत के आचार्यों ने इस प्रकार से मुक्तक के बारे में अपने मत व्यक्त किए हैं। हिंदी में भी मुक्तकों के स्वरूप पर पर्याप्त विचार किया गया है और हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तकों के बारे में कहा है, मुक्तक के स्वरूप के बारे में कहा है कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती। तो रस की धारा नहीं रहती है मुक्तक में, जैसे धारा चलती है, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। तो प्रबंध काव्य में क्या होता है कि कथा चलती है और कथा के प्रसंग में पाठक अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उसी कथा के साथ में जुड़ जाता है और मग्न रहता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। तो प्रबंध काव्य है वो है स्थायी प्रभाव छोड़ता है पाठक के हृदय में। लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। इसमें का आशय मुक्तक में रस के छींटे पड़ते हैं, रस में सराबोर नहीं होता है पाठक या दर्शक, छींटे हो पड़ते हैं और उससे थोड़ी देर के लिए जो हृदय है सहृदय का पाठक का वो प्रसन्न हो उठता है। फिर आगे कहा है आचार्य शुक्ल ने कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो यहाँ पर रूपक बनाया है या उपमा दी है उन्होंने प्रबंध काव्य को वनस्थली की, कि जिसमें विचरण कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुक्तक है वह गुलदस्ते के समान होता है, अर्थात उसमें चुनी हुई कुछ चीज़ें होती हैं, चुने हुए चमत्कार के क्षण होते हैं जो आनंद प्रदान करते हैं। इसी से यह समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो उपयोगिता बताई है रामचंद्र शुक्ल ने कि मुक्तक है वह समाजों के लिए जो ज़्यादा धैर्यवान पाठक नहीं होते हैं, श्रोता नहीं होते हैं, उनके लिए चमत्कार करके और आनंद प्रदान करता है। रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार से ऐसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। तो मुक्तक की विशेषता यह है कि इसमें एक खंड दृश्य लाया जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा, और उसको चमत्कार से या इस तरह की रचना में पैदा करके किया जाता है कि जो पाठक है वह रस सिक्त हो जाता है या एकदम चमत्कृत हो जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक की परिभाषा में यही कहा है कि जैसे छोटा जो रूप है मुक्तक वह है प्रबंध काव्य का ही छोटा रूप है। इसी क्रम में आगे डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने अपनी पुस्तक में मुक्तक के बारे में विचार किया है और उन्होंने कहा है कि मुक्तक उस रचना को कहते हैं जिसमें प्रबंधत्व का अभाव होते हुए भी कवि अपनी कल्पना की समाहार शक्ति
और भाषा की समाज शक्ति के सहारे किसी एक रमणीय दृश्य, परिस्थिति, घटना या वस्तु का ऐसा चित्रात्मक एवं भावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करता है जिससे पाठकों को प्रबंध जैसा आनंद आने लगता है। तो डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने मुक्तक की जो परिभाषाएं होती हैं उसके कला पक्ष की और उसके भाव पक्ष की, इन दोनों पर और प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले जो इन्होंने माना है कि कवि में कल्पना होना चाहिए। कवि की जो कल्पना शक्ति है और कल्पना शक्ति के द्वारा समाहार शक्ति का होना आवश्यक है कि कल्पना में ऐसे दृश्य, ऐसी चीज़ें आएँ कि वह उनका समाहार कर सके, विस्तृत रूप में नहीं जाए। भाषा की समाज शक्ति, दूसरा जो माना है इन्होंने अपरिहार्य लक्षण, वो माना है कि मुक्तक में भाषा की समाज अर्थात संश्लिष्ट भाषा संक्षेप में अपनी बात कहनी होती है मुक्तक के द्वारा। तीसरा होता है रमणीय दृश्य। तो मुक्तक में रमणीय दृश्य एक होना चाहिए, या रमणीय या फिर विशेष परिस्थिति होनी चाहिए, या फिर घटना या वस्तु। तो ये इसके विषय हैं। रमणीय दृश्य ले लिया, किसी परिस्थिति को ले लिया, या फिर किसी घटना को ले लिया, या फिर किसी वस्तु को ले लिया अपने मुक्तक के लिए, और उस मुक्तक में उन वस्तुओं का, घटनाओं का, दृश्य का, परिस्थिति का चित्रात्मक और भावपूर्ण। चित्रात्मक का आशय है कि इस तरह से वर्णन किया जाए भाषा में कि हमारे सामने चित्र खिंच जाए, एक उस घटना का, परिस्थिति का, दृश्य का बिंब बन जाए। दूसरा भावपूर्ण वर्णन, उसमें भावों का होना भी, केवल चित्रात्मकता आवश्यक नहीं होती है, बिंब आवश्यक नहीं होता है। उस बिंब के जुड़ने के लिए मुक्तक में भाव का समायोजन होना भी अति आवश्यक होता है, और तभी वह मुक्तक पाठक के लिए प्रबंध जैसा आनंद दे सकता है, ऐसा मानते हैं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। अब हम देखते हैं मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं, या मुक्तकों के विषय क्या हो सकते हैं, मुक्तकों का स्वरूप क्या हो सकता है। तो जो वर्गीकरण किया गया है मुक्तकों का, उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो संस्कृत आचार्यों ने मुक्तकों के वर्गीकरण में कहा है कि एक तो मुक्तक होता है, मुक्तक उन्होंने माना है जो एक श्लोक में पूर्ण होता हो, ऐसी रचना जो एक ही श्लोक में पूर्ण होती है मुक्तक मानी है। दूसरा भेद माना है युग्मक या संदानितक। युग्मक 2 छंदों में पूर्ण होने वाली रचना होती है, यह भी मुक्तक ही है। तीसरा विशेषक माना है जो 3 छंदों में पूर्ण होने वाली रचना होती है। चौथा कलापक माना है, कलापक 4 छंदों में पूर्ण होता है और पाठक को मंत्रमुग्ध कर देता है। पांचवा कुलक, तो 5 या उससे अधिक छंदों में पूर्ण होने वाली रचना को इन्होंने कुलक माना है संस्कृत के आचार्यों ने। फिर कोश है, तो यह भी कोश भी मुक्तकों में माना जाता है, क्योंकि कोश में भी मुक्तक या श्लोक होते हैं। तो कोश परस्पर असंबद्ध छंदों का संग्रह जो माना जाता है वह कोश माना जाता है। उसमें किसी विषय को और किसी भी वस्तु को एक रूपता से न लेकर के भिन्न भिन्न विषयों के आधार पर जो छंद रचे जाते हैं और उनको एक जगह संग्रहित कर दिया जाता है वह कोश कहलाता है। अगला प्रद्यक्तक, तो एक कवि के छंदों का जो समुच्चय होता है, एक कवि ने अलग अलग विषयों को लेकर के जो छंद रचे हैं वह प्रद्यक्तक माने जाते हैं। अगला विकीर्णक है, अनेक कवियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह, यह विकीर्णक माना जाता है। अगला संघात है, तो एक कवि द्वारा एक ही विषय पर रचित जो छंद होते हैं वह संघात कहलाते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत के आचार्यों ने और मुक्तक का वर्गीकरण किया है। हिंदी में भी मुक्तकों का, क्योंकि मुक्तक का स्वरूप परिवर्तित होता रहा, तो हिंदी में भी मुक्तकों का वर्गीकरण किया है। और हिंदी में मुक्तकों के वर्गीकरण में सबसे पहला जो है संख्याश्रित मुक्तक माने जाते हैं।
इनमें संख्या होती है, तो संख्या के आधार पर सतसई, शतक, बावनी, पच्चीसी, चालीसा आदि जो रूप हैं काव्य के, वह माने जाते हैं। दूसरा वर्णमाला आश्रित होता है, जिसमें वर्णमाला के आधार पर और इकट्ठे किए जाते हैं छंद। उसमें 12 खड़ी, ककहरा, अखरावट इस प्रकार की रचनाएं आती हैं। तीसरा छंदाश्रित होते हैं, जिनमें छंद मुख्य होता है, तो दोहा, चौपाई, कवित्त आदि जो छंद होते हैं वह इसमें माने जाते हैं छंदाश्रित में। अगला रागाश्रित है, तो राग के आधार पर जो छंद निर्मित किए जाते हैं, जैसे गरबा, लावणी, कजरा, धमाल, ये सब रागाश्रित रूप में आते हैं। अगला ऋतु या उत्सव मूलक, तो ऐसे भी मुक्तक माने गए हैं जिनमें ऋतु या उत्सव का वर्णन होता है, तो फाग, होली, 12 मासा, सोहर, ये सब ऋतु या उत्सव मूलक मुक्तक माने जाते हैं। अगला लोकाश्रित है, तो जो लोक में प्रचलित होते हैं उनको इकट्ठा करना या उनसे आनंद प्राप्त करने वाले जो मुक्तक होते हैं, उनमें मुकरी, पहेली, कहावत आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला पूजा या धर्माश्रित, पूजा और धर्म के आधार पर भी मुक्तकों की रचना मानी जाती है। इसमें विनय, भजन, साखी, रमैनी आदि शामिल किए जाते हैं। फारसी के काव्य रूपों के आधार पर भी मुक्तक माने जाते हैं, जिनमें गज़ल और रुबाइयाँ आदि रचनाएं आती हैं, आदि छंद आते हैं। अंग्रेजी में भी काव्य रूप होते हैं जो मुक्तक माने जाते हैं, उनमें द्विपदी और चतुष्पदी आदि माने जाते हैं। साहित्य शास्त्र के आश्रित भी होते हैं, जिनमें छंद, ध्वनि, अलंकार जो विषयक उदाहरण हैं वह मुक्तक के रूप में माने जाते हैं। अगला फिर अन्य फुटकर काव्य रूप भी होते हैं, जो मुक्तक से श्रेणी में या मुक्तकों के अंतर्गत जिनको सम्मिलित किया जाता है। उनमें नखशिख, दूत काव्य, अष्टयाम इस प्रकार से जो मुक्तक हैं वह आते हैं। तो मुक्तक जो हैं या मुक्तक का अभिप्राय हम संक्षेप रूप से इस प्रकार से मान सकते हैं कि उसमें संदर्भ और बाहरी उपकरणों से मुक्त होकर के जो स्वयं में रस सिक्त होता है, रस प्रदान करने वाला छंद होता है, वह मुक्तक कहा जाता है। यह हमारा यहीं समापन होता है। धन्यवाद।